वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है। अब उसके बहुत सारे हमने रोल्स पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या क्या करता है, कि जैसे यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, रिसोर्स एलोकेशन में, किसको कब क्या रिसोर्सेज देने हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। यूज़र्स को एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारी कंप्यूटर का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आगे डिटेल में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक चीज़ है कि रिसोर्स मैनेजर की तरह काम कर रहा है। रिसोर्स मैनेजर क्या है? मतलब जितने भी आपके इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको अगर हमें मैनेज करना है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टास्क हमें परफॉर्म करते हुए कर रहे हैं अगर हम, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमें किसी किसी को प्रोवाइड कराने होते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। और ये जो हमारे मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सीपीयू प्रोसेसेस या इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी, या जितने ये हमारे टास्क हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को काम करने के लिए हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो हमारी मल्टीपल शेयरिंग है रिसोर्सेज की, उसको कैसे उस पर वर्क करता है। तो दो तरीके से करेगा, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। तो जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर मेमोरीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डेटा प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज होता है। तो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जो हमारा सीपीयू टाइम होता है वो शेयर होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट यूज़र्स के लिए एज़ पर देयर टर्न्स। ठीक है। जैसे हमारा सपोज़ आप कंसिडर करो एक सिचुएशन जहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो वो एक साथ ही क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि जिससे कि हमारा जो है प्रिंटिंग एट द सेम टाइम हो। ठीक है। तो दो वो जो रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं टास्क को। तो वो मैनेज क्या करेंगे कि नेक्स्ट कौन जाएगा। ठीक है। और कितने टाइम के लिए, एट अ टाइम एक देखो, एक चीज़ ये होती है कि एक ही बंदा एक टाइम पे कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि नेक्स्ट कौन इस पर वर्क करेगा। तो वो काम कौन कर रहा है? रिसोर्स मैनेजर कर रहा है। तो वो मैनेज करता है टास्क को और डिटेल ये फाइंड आउट करता है कि नेक्स्ट कौन जाएगा और कितने टाइम के लिए उसको हम ये प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा है स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है, अगर आप टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में आपको समझ में आ रहा है, टाइम को डिवाइड कर दिया, टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए, और क्योंकि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं या यूज़र हैं वो सेम डेटा या सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो हमने डिवाइड करके क्या करा, ये कंफर्म कर दिया कि कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, किसको कितने टाइम के लिए मिलेगा। लेकिन वहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी कि वन एट अ टाइम ही जा सकता है। अब स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है कि आपने जो है स्पेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो स्पेस को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड कर देना बेसिकली। तो इंस्टेड ऑफ कि वो एक एक करके कंप्लीट करें, हमने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो जो हमारी मेन मेमोरी है उसको बहुत सारे रनिंग प्रोग्राम्स के बीच में डिवाइड कर दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमें एज्यूम करके चलता है कि हमारे पास इनफ मेमोरी है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्या कर सकें, होल्ड कर सकें। ठीक है। अब एक हाँ, एक ही बंदे को अगर हम सारी मेमोरी दे दें तो कंपैरेटिवली कम काम होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा और लोगों को भी काम कंप्लीट करने में। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि हम मेमोरी का डिवीज़न कर दें और बहुत सारे लोग जो हैं सेवरल प्रोग्राम्स एक टाइम पे रन कर रहे हैं,
और सेवरल टास्क हमारे क्या हो रहे हैं, एक साथ हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। तो स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, ठीक है, और जो वर्क एफिशिएंसी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा लोडर का। जो प्रोग्राम लोडर होते हैं, लोडर एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लोड करता है प्रोग्राम्स को या लाइब्रेरीज को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से मेन मेमोरीज के अंदर लोड करना चाहते हो किसी भी प्रोग्राम को या लाइब्रेरीज को, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम लोडर की, ठीक है। अब देखो हमारी एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारी लोडिंग को प्रोग्राम में होता क्या है। जैसे सामान लोड करते हो, कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो सामान लोड करते हो गाड़ी में, उसी तरीके से अगर आप किसी प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हो तो लोडिंग प्रोग्राम में उसके जितने भी कंटेंट हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के, उनको रीड करना, जिसके अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको लोड करना मेमोरी में। और जितने भी हमारे प्रिपरेटरी टास्क हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराने के लिए जो भी प्रिपरेटरी टास्क हैं उन सबको लोड करना, उन सबको कैरिड आउट करना, यानी कि रन कराना, ठीक है। तो जितनी जो हमारी हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उनके कंटेंट को रीड करना जिनके अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, और उसको रीड करके कहाँ डाल रहे हैं, मेमोरी में। और जितने भी प्रिपरेटरी टास्क हैं उनको प्रिपेयर करना, जैसे कि हमारी जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल वो रनिंग के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सोर्स प्रोग्राम होता है हमारा, असेंबलर होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, लिंकर होता है और मेमोरीज होती हैं, ठीक है। तो सोर्स प्रोग्राम से हमारा डेटा कहाँ जाता है, असेंबलर। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से लिंकर पे, और एग्जीक्यूटेबल कोड को लिंकर कहाँ पर लोड कर देता है, लोडर, ठीक है। अब लोडर जब वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मेमोरी को भेजेगा जो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है, यानी कि रन के लिए रेडी है। तो ये हमारा होता है लिंकर और लोडर का काम। तो लिंकर और लोडर, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है लिंकर उसको एग्जीक्यूटेबल कोड बना के लोडर के पास भेजता है, और लोडर जो है उसको मेमोरी में सेंड करता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, ठीक है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होता है, लोडिंग ऑफ प्रोग्राम होता है, कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है, और लिंकिंग और लोडिंग जो है उसके एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो चीज़ें होती हैं। पहले आपने प्रोग्राम को लोड किया, उसको कंपाइल किया, उसको फिर लिंक किया, और फिर उसका एग्जीक्यूशन किया। ये सारी चीज़ें हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर में आती हैं, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या कंपाइलेशन की। अगर आपका कोई हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसको आप मशीन कोड में ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर या कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। बात की जाए असेंबलर की, जो हमारा प्रोग्राम या जो हमारा कोड, लैंग्वेज कोड, सोर्स कोड, असेंबली सोर्स कोड जो है उस असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि मशीन कोड में। ये काम होता है हमारा असेंबलर का। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल को मशीन कोड में करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में करता है।
ये अगर आप कभी भी बेटा कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंपाइलर की बात करें तो सोर्स कोड को पूरा एक बार में मशीन कोड में अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सोर्स कोड को एक बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो कौन करता है? कंपाइलर, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है, एक एक स्टेटमेंट को सोर्स प्रोग्राम से लेगा, उसको मशीन कोड पर ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड पे ट्रांसलेट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले उसको रन भी कराएगा। यानी कि लाइन बाय लाइन वर्क करता है। लाइन बाय लाइन में आपको पता है कि पाइथन जो है इंटरप्रेटर पे वर्क करती है, इसलिए आपको जो आप एक एक लाइन लिखते जाओगे उसका आपको आउटपुट मिलता जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो है इंटरप्रेटर काम करता है। तो सोर्स कोड को अगर हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो काम है कंपाइलर का। उसका सोर्स कोड का हमारा स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट का देन एग्जीक्यूशन करना लाइन बाय लाइन, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं कंपाइल इंटरप्रेटर के अंदर। तो ये हमारा बेसिक कंपैरिजन है कि अगर एक बार में ही सारा करना है तो कंपाइलर और लाइन बाय लाइन करना है तो इंटरप्रेटर। अब क्या है, देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ना तो देखो बच्चे किसी चीज़ का दोनों में कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज आप नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप ये सोचोगे कि एक बार में ही कर लें तो यार सही है ना कि पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट हो गया, है ना, एरर्स हमें पता चल गया, फिर हम एरर रिमूव कर देंगे। और इंटरप्रेटर में क्या है कि लाइन बाय लाइन एरर पता चलते रहेंगे, वहाँ पे रिमूव करते रहेंगे। दोनों में बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की होती है। कहीं पे हमें पूरा सोर्स कोड एक बार में ही रन कराना है, एरर्स पता चल जाए लाइन बाय लाइन की, उस लाइन में ये एरर है, उस लाइन में ये एरर है, ठीक है। कहीं पर क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग करते हुए चलते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह में, अगर हमें हर लाइन के बाद पता चलता है कि यार यहाँ पे दिक्कत है, इस वेब पेज में ये ना इस तरीके से डिस्प्ले आएगा और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोग्राम आप उस पर्टिकुलर लाइन में चेंज कर लो, क्योंकि जैसे ही आप उसको रन करा रहे हो उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो अब उस पर्टिकुलर लाइन में चेंज करके आप उसका व्यू कर सकते हो और डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग अलग जगह यूज़ होते हैं और दोनों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। बट इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है कि वो उसको कहाँ पर यूज़ कर रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह की है, उसको आउटपुट में क्या चाहिए, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कंपाइलर पे वर्क करेगा या इंटरप्रेटर के ऊपर। अब बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या होता है, बता ही दिया है। कंपाइलर जो है एरर फाइंडिंग कर लेता है प्रोग्राम की एक ही बार में, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। जो एरर हमारी ट्रेस करता है कंपाइलर, वो डिस्प्ले करते हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम में उनके लाइन नंबर्स के साथ, जबकि लाइन बाय लाइन कौन जो भी एरर है वो बताता रहता है इंटरप्रेटर। अब वो अगली लाइन पर जाएगा ही नहीं जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, वो वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। कंपाइलर हमारा कंपैरेटिवली लेस मेमोरी स्पेस लेता है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपाइलर में जो हम प्रोग्राम जो कंपाइल कराते हैं वो एक बार में हो जाता है और वो प्रोग्राम हमारा रिसाइड नहीं करता मेमोरी के अंदर,
ठीक है। तो इट विल टेक कंपेरेटिवली लेस स्पेस। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम हमारा मेमोरी में अंदर ही रहता है जब तक सारे हमारे एरर्स रिमूव नहीं हो जाते। तो इन दैट केस उसको लॉन्ग मेमोरी स्पेस चाहिए, लार्ज मेमोरी स्पेस चाहिए। ठीक है। तो इंटरप्रेटर के केस में मेमोरी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। कंपाइलर जो है कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में, और इंटरप्रेटर हमारा एक्स्ट्रा टाइम ले जाता है एग्जीक्यूशन में। तो मैंने फिर भी आपको ये चीज़ बताई कि बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं सभी चीज़ों की। ठीक है। लेकिन किस चीज़ को हमें कहाँ यूज़ करना है ये डिपेंड करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के ऊपर या प्रोग्रामर के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो करना क्या चाह रहा है बेसिकली। ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में मैंने आपको विद डायग्राम सब चीज़ें ठीक से बताई हैं, डिफरेंस भी बताया है। ठीक है। ये भी बताया कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इट मीन्स इट वर्क्स ऑन इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखते हुए आप जो है लिंकर, लोडर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इसलिए इस क्लास में मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है अगर कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है। और उनका डिफरेंस, तो यही चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो सभी बच्चे पहले इसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लिंक्स और लाइब्रेरीज ये सब पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे बेटा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।